We start with the name of Almighty God, who is most beneficent, the most merciful. Dear student, हमारे पास 2018 का पेपर है, ज़रा इसको देखिए. Attempt any 4 question. आपसे पूछता है कि आपने कोई से 4 क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं. Attempt any 4 question, all question carry equal mark. ठीक है, आपने कोई से 4 क्वेश्चन इसमें से आपने सॉल्व करने हैं. 4 क्वेश्चन है आपके पास और टोटल जो है डेफिनेटली 25 मार्क का है और ये क्या बने 100 का. तो कोशिश करें कि हमारे पास 3 आवर्स हैं. टाइम अलाउड ये लिखा हुआ 3 आवर्स. तो आपने कोशिश करना है कि उसको इक्वली इसको टाइम को डिवाइड कर लें ताकि आप 4 क्वेश्चन एटलीस्ट कर सकें. बच्चों को जो क्वेश्चन नहीं आते वो पकड़ लेते हैं. मतलब जो क्वेश्चन पे कमांड नहीं होती उसे पकड़ लिया. जब आप उसको पकड़ते हैं तो वो भी आपको नहीं आता, दूसरे एक तो इम्प्रेशन जो है वो बुरा जाता है. तो कोशिश करें पहले तो आपने ये करना है, ये तो लाजमी है, मतलब ये हम नहीं छोड़ सकते. ये क्वेश्चन नंबर 1 वो कहता है ना कंपलसरी है, तो इट्स कंपलसरी. तो इसमें आप देखें कि जैसे ABCD, तो आपने क्या करना है, एक्सप्लेन कहता है, क्या कहता है, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग. कोई से 3 जो हैं आपने रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट उसका लिखना है. इसी से रिलेटेड ही आएगा, इन्हीं पॉइंट से आगे पीछे आ जाएगा, इसी तरह की होगी. सबसे पहले उसका रेफरेंस लिखते हैं, ठीक है. और रेफरेंस में क्या बताना है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, किससे ली गई है उसको डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं. प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल रिटन बाय जेफरी चॉसर, उसका नाम लिखते हैं जेफरी चॉसर. तो ये जहाँ से ली गई है, क्या उसका नाम है राइटर का, वो आपने बताना है. कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो आपने यूँ करना है कि इनके बारे में आपने लिखना है. ये जो लाइन है इनकी एक्सप्लेनेशन, मतलब इसके आगे क्या सेंस चल रही थी और इसके पीछे क्या चल रही थी, ये कौन किससे बात कर रहा था, वो हम कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं. जब एक्सप्लेनेशन करनी है तो फिर आपने डिटेल उसको एक्सप्लेन कर देना है. मतलब कॉन्टेक्स्ट में आपने बताना है कि ये क्या सेंस चल रही थी, क्या बात हो रही थी, ओवरऑल इसकी आपने समरी उसकी लिख देनी है, ठीक है. और जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें आपने बताना है कौन सा बंदा किसको बात कर रहा था और क्या बात हो रही थी, व्हाट वाज गोइंग ऑन दैट टाइम्स एंड हाउ दे टॉकिंग टू ईच अदर. उसमें आप उसको एक्सप्लेन करते हैं, वही जो आपकी लाइंस होती हैं उसी से रिलेटेड. तो इसको कहते हैं एक्सप्लेनेशन. द लॉन्ग लव, अब ये देखें ये कहाँ से आया हुआ, ये PU का कोर्स है, पंजाब यूनिवर्सिटी का. ये राबिया आपकी यूनिवर्सिटी का कोर्स है, पंजाब यूनिवर्सिटी से आया हुआ है. द लॉन्ग लव दैट इन माई थॉट आई हार्बर, यानी जो वाइट है, वाइट सर थॉमस वाइट जो है वो बता रहे हैं अपने लव के बारे में. और ये क्या है, ट्रांसलेट, इसको ट्रांसलेट किया हुआ है. ये पोएम है जो कि पेट्रार्की है असल में, और इसको ट्रांसलेट किया है किसने, सर थॉमस वाइट ने. सर थॉमस वाइट क्या करता था, मैंने कल भी आपको बताया था. ये बड़े इजी हैं तो मुश्किल नहीं है, इनको आप याद कर लें. ये पोएट बहुत इजी हैं दोनों, सरे और वाइट. इनकी पोएम्स जो हैं बड़ी आसान हैं, उनकी मैं पोएम आपको पढ़ा दूंगा. शायद मेरे पास इधर हो, मैं देखता हूँ तो थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ आपको. मैं आपको सेंड करूँगा इससे रिलेटेड डाटा. कहता है द लॉन्ग लव दैट इन माई थॉट आई हार्बर्स and in mine heart doth keep his residence. Into my face press it with bold pretense. कहता है कि वो long love that in my thought I harbor, वो जो कहता है कि प्यार मेरे दिल में कहता है रहता है, harbor का मतलब होता है रहना. And in my heart doth keep his residence, और उसने मेरे दिल में क्या कर लिया है, डेरे डाल दिए, वो मेरे दिल में बैठ गया है. कैसे, into my face press it with the bold pretense, और वो मेरे अब
मेरी शक्ल पर, मेरे फेस के ऊपर कहता है प्रेस इट विद बोल्ड प्रिटेंस, प्रिटेंस का मतलब है अय्यां होना, अब वो मेरे कहता है कि फेस के ऊपर अय्यां हो रहा है। इसी तरह की एक पोएम को सरे ने भी इसको ट्रांसलेट किया है, उसी की पोएम को उसने ज़रा और तरीके से किया है कि मेरे दिल के ऊपर लव जो है उसने मुझको, मेरे दिल के ऊपर अपना झंडा गाड़ दिया है, उसको फतह कर लिया है, और इस तरह की उसने ट्रांसलेशन उसने भी की है। ये पेट्रार्क ऐसा लिखता था। आपने जब एक्सप्लेनेशन में आना है तो आपने ये बताना है कि क्या है, ये एक ट्रांसलेटेड पोएम है और ये किसकी पोएम है, बेसिकली पेट्रार्क की। पेट्रार्क जो है वो किसके लिए लिखता था, पेट्रार्क लिखता था लौरा के लिए। उसकी जो बिलवर थी उसका नाम लौरा था और वो लौरा के लिए पोइट्री करता था। तो ये भी असल में मोहब्बत करता था किससे, एन बोलन से। मैंने आपको बताया था एन बोलन जो है वो हेनरी VIII की वाइफ थी जो किंग था उस वक्त। तो ये उसके लिए एम्बेसडर का काम भी करता रहा है। मतलब सर थॉमस वाइट एक तो वो फ्रांस में भी गया है बतौर एम्बेसडर, फिर वो इटली में भी गया है। तो इन कंट्री में जब गया तो वहाँ से इन्फ्लुएंस हुआ उनकी पोइट्री से पेट्रार्क की, तो पेट्रार्क के जैसा लिखना शुरू कर दिया। पेट्रार्क एक इटालियन पोइट था, मैंने आपको बताया। तो ये जैसे वो अपनी बिलवर्ड के लिए लिखता तो ये भी अपनी बिलवर्ड के लिए लिखता। द लॉन्ग लव दैट इन माई थॉट आई हार्बर एंड इन माई हार्ट डोथ कीप हिज रेजिडेंस, और मेरे दिल में उसने क्या अपनी जगह बना ली। एंड टू माई फेस प्रेसेड विद द बोल्ड प्रेटेंस, अब मेरे फेस पर, मेरे चेहरे पर वो बिल्कुल अय्यां हो रहा है। तो ही इज़ टॉकिंग अबाउट द लव, हाउ लव हैज़ conquered him and he's just showing on his face and he's telling that love has conquered me and it has taken residence on my heart, and what he's doing, it is just showing on my face as well. I can't hide it, wherever I go people recognize it. तो यहाँ पे आपको सर थॉमस वाइट क्या बता रहा है कि मैं जहाँ जाता हूँ लोग तो अब मेरे चेहरे से ही मेरे लव को पहचान लेते हैं कि वो मेरे चेहरे पे अय्यां हो रहा है। एक्सपोजिंग मी, इट्स एक्सपोजिंग मी, पीपल रिकग्नाइज मी फ्रॉम माई फेस। आगे, वाइट रेस्टेड हेयर दैट क्विक कुड नेवर रेस्ट। अब यहाँ पे वो अपने उस्ताद के बारे में बताता है, क्योंकि ये दोनों उस्ताद शागिर्द थे, और मैंने आपको बताया कि सरे को काफ़ी दफ़ा पकड़ा गया और उसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश की गई, लेकिन वो अपनी ऑयली टंग से, यहाँ पे वो ये भी डिस्कस करता है जब उसने उसके ऊपर एलर्जी लिखी है सरे ने, तो सरे बताता है कि उसको काफ़ी दफ़ा अरेस्ट किया गया, उसको एग्जीक्यूशन उसकी की गई। एग्जीक्यूशन मीन पोलिटिकली उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, पकड़ा गया। वो किंग के बड़ा करीब था, हेनरी VIII जो बड़ा मतलब इस तरह का किंग था कि वो अपनी वाइफ को भी उसने अपनी वाइफ्स को भी नहीं छोड़ा, उसने बहुत सारी अपनी बीवियों का कत्ल किया, और वो बड़ा इमोशनल किस्म का बंदा था। सरे को उसने एग्जीक्यूट कर दिया था, तो बिहेडेड कर दिया था। तो इससे ये पता चलता है कि वो यहाँ पे ये बता रहा है कि उसके पास एक बड़ा इंटेलेक्चुअल बंदा था। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, ही वॉज कॉट मैनी टाइम, बट ही वॉज रिलीज्ड ड्यू टू हिज ऑयली टंग, गुड कमांड ऑन लैंग्वेज। उसकी लैंग्वेज पे बड़ी कमांड थी, उसे काफ़ी दफ़ा एग्जीक्यूट किया गया। इंग्लैंड के लिए वो बहुत उसने वर्क किया, नेशन के लिए वो गिफ्ट था। तो यहाँ पे उसको वो एडमायर करता है। कहता है कि वाइट रेस्टेड हेयर दैट क्विक कुड नेवर रेस्ट। वो इतना तेज था। अब वाइट यहाँ पे सोया हुआ है। वाइट मीन कि वाइट की डेथ हो गई है, तो क्या कर रहा है कि वो उसके ऊपर एलर्जी लिख रहा है। किसके ऊपर एलर्जी लिखी है? एलर्जी होती है मातम वाली पोएम, ऐसी पोएम जो मातम होता है, वो पोएट के बारे में लिखी जाती है और उसमें कोई लिखता है उसके बारे में। तो ये अपने मास्टर, अपने उस्ताद के ऊपर एक एलर्जी लिख रहा है। कहता है वाइट रेस्टेड हेयर दैट क्विक कुड नेवर रेस्ट, कि वो इतना तेज था, वो इतना तेज तराज था कि वो उसने कभी शायद ही कोई कभी अपनी ज़िंदगी में वो जी भर के सोया हो। यानी वो इतना क्विक था, इतना तेज था, इतना मतलब फास्ट था, और उसने कभी शायद इतना रेस्ट किया हो अपनी ज़िंदगी में जो यहाँ पे सोया हुआ है। किसके बारे में बात कर रहा है? वाइट के बारे में। कौन बात कर रहा है? सरे।
Sir is talking about the Sir Thomas Wyatt. He was very quick, he was very intelligent, and he was a gift for the nation, and he never ever slept like that, and he is sleeping now here because he has died and is no more. He was a master, he was a poet, and he has brought poetry in England. जो पोइट्री इंग्लैंड के अंदर लेकर आया, कहाँ से? फ्रांस से, इटली से, इस तरह के कंट्री से. Whose heavenly gift increased by disdain. अब उससे बहुत सारे लोग जो थे वो उससे जेलस थे. ठीक है, एक तो प्रेजेंट किंग के साथ भी उसकी नहीं बनती थी, दो के उसके लिए वो एज अ कंबेस्टर काम कर रहा था, और साथ एक मसला ये था कि लोग उसको अपोज कर रहे थे. वो जब एक नई नई बातें करता था तो लोग उसको अपोज करते थे. वो कहता है हुज हेवनली गिफ्ट इंक्रीज्ड बाय डिस्डेन. डिस्डेन का मतलब लिखे नफरत. जिसकी हेवनली स्पिरिट जो है, गिफ्टेड स्पिरिट जो है, या उसकी जो पोटेंशियल जो है वो और चमकती है. इंक्रीज बाय डिस्डेन, जब लोगों ने क्रिटिसाइज किया, जब लोगों ने उसे नफरत की, जब लोगों ने उसे कहा कि ये तो अच्छा इंसान नहीं है, ये तो कुछ नहीं है, तो उसने और वर्क किया. एंड हिज हेवनली गिफ्ट इंक्रीज बाय डिस्डेन. लोगों ने उससे नफरत की, लेकिन उसका वर्क जो है और चमका. यहां पे भी वो एडमायर कर रहा है. Admiring his master, that he was not admired by the people, the contemporary people, like the king, like the surrounding, like the political member, like other rest of the people, and the contemporary people. They criticized on Thomas Wyatt. Thomas Wyatt is not writing well. Thomas Wyatt is not good ambassador, not good courtier, not good noble, not good person. He's not working well. But when people criticize him, his potentials, his spirits, his gift, God-given potential, they sparked. वो और ज़्यादा स्पार्क हुई, वो और ज़्यादा चमकी, वो और ज़्यादा इंक्रीज हुई. सो टॉकिंग अबाउट हिज मास्टर, हिज टीचर, कि जैसे जैसे लोगों ने उससे नफरत की, उसकी पोटेंशियल, उसकी जो एनर्जी, उसका जो वर्क है वो ज़्यादा उससे ज़्यादा बढ़ा, लोगों ने और उसको लाइक किया. आगे कहता है कि अब ये जो है ये आया हुआ है कैंटरबरी टेल से. कैंटरबरी टेल के जो हमारे स्टूडेंट हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, उनको चाहिए कि वो उसके लाइन टू लाइन टेक्स्ट जो है वो ज़रूर पढ़ें. अगर आपके पास अपने लाइन टू लाइन टेक्स्ट नहीं पढ़ा हुआ कैंटरबरी टेल का, तो मैंने इसके सब का मतलब लाइन टू लाइन टेक्स्ट जो है इसको ट्रांसलेट किया हुआ है. ठीक है, अगर आप वो लेक्चर सुनना चाहते हैं तो मैं कुछ लिंक आपको सेंड करूंगा, कुछ अपलोड भी करूंगा आप लोगों के लिए, वो आप ज़रूर सुनिएगा. मैं आज कोशिश करता हूं कि वो सारे निकालूं और उसमें से कुछ अपलोड करूं. मतलब मैंने एक एक को ट्रांसलेट किया हुआ है, सबको. तो आप जैसे सुनेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें जो है उससे समझ आ जाएंगी. कहता है कि यहाँ से a cook they had with them for the nun, two boilers the chickens with the merry bones, and powder market tarts and galangales. अब यहाँ पे वो कहता है कि उनके साथ एक कुक भी था. कुक कुक को भी उसने आइडलाइज नहीं किया. नॉट आइडलाइज्ड कैरेक्टर, नॉट आइडलाइज्ड. ये भी आइडलाइज्ड कैरेक्टर नहीं है, याद रखिएगा. कैरेक्टर उसने किसको आइडलाइज किया? नाइट को. फिर वो किसको आइडलाइज करता है? पार्सन को. जो कहता है ना, व्हेन गोल्ड रस्टे व्हाट शैल आयरन डू. जब सोने को जंग लगे, कहता है, तो लोहे को तो लगना ही है. उसके बाद उसने आइडलाइज किसको किया? पार्सन को, उसको पीसेंट को, क्या उसका नाम है, फार्मर को. यानी ये तीन कैरेक्टर कहता है अच्छा काम कर रहे हैं. और एक ऑक्सफोर्ड क्लर्क है कोई, उसको भी वो कहता है कि अच्छा इंसान था, क्या पढ़ता था, पढ़ने का शौक था, लेकिन उसके अंदर भी थोड़ा सा सराय मिलता है कि वो सिर्फ पढ़ता ही रहता था. अब देखिएगा, कहता है कि अ कुक दे हैड विद देम फॉर द नन, और उनके साथ एक कुक भी आया हुआ था. मतलब वो सारे जितने भी 29 पिलग्रिम्स थे, और वो क्या कर रहे थे पिलग्रिम में? सेंट बैकेट, थॉमस बैकेट जो है, सेंट थॉमस बैकेट के मज़ार पर जा रहे थे. उनके साथ एक कुक भी था,
और वो ऐसे ही उनके साथ आ गया था, कोई वो मजहबी फ्रीजे के लिए नहीं आया था, ऐसे एंजॉयमेंट के लिए। मतलब ही इज नॉट फॉर स्पेसिफिकली गोइंग टू परफॉर्म द पिलग्रिमेज, रादर ही इज विद देम फॉर विदाउट एनी रीजन, ही इज विद देम टू हैव सम फन enjoyment, just to have a company with them, and he is just for fun, not for the religious purpose. तो यहाँ पे कहता है for none, a cook with them, उनके साथ एक कुक भी था, a cook they had, उनके साथ वो अपने साथ एक कुक भी रखते थे, and for the none, और वो कोई मजहबी फ्रीजे के लिए वहाँ नहीं आया था, to broiler the chickens with the merry bones, वो कहता है कि जो ब्रॉयलर को बहुत अच्छे तरह से क्या करता था, बालता था, मैरी बोन्स बनाता था, वो जो श्री पाए होते हैं वो बड़े अच्छे बनाता था, एंड पाउडर मार्केट टार्ट एंड गैलन गैल्स, और उसमें वो जड़ी बूटियाँ, मसाला जात और इस तरह की चीज़ें डालता कि वो बड़ी टेस्टी चीज़ें बन जाती। यानी कुक उनके साथ था, कुक वॉज फॉर नथिंग, फॉर हेयर ही वॉज नॉट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ही वॉज नॉट हेयर टू परफॉर्म पिलग्रिमेज, रादर he is just for fun with them, and he know how to put powders and rest of the spices in a way to make it more spicy and attractive. उस खाने को अट्रैक्टिव, स्पाइसी और इस तरह का बनाने के लिए वो गैलन गेल्स और उसके बाद मार्केट टार्ट्स, इस तरह की चीज़ें बहुत डालता था ताकि वो बड़ा मज़ेदार बन जाए। जैसे यहाँ पे बनते हैं वो पाए बनते हैं, श्री पाए बनते हैं, और तो इस तरह की हम कुकिंग के लिए जो बनाते हैं, तो ये वो बहुत अच्छा जानता था। आगे ये आया हुआ है, ये पैराडाइज लॉस्ट से आया हुआ है, बुक 9 से। आपको पता है कि जो बुक 1 है उसका जो प्रोटैगोनिस्ट है वो हमें क्या कौन लगता है, वो सैटर्न लगता है, क्योंकि सैटर्न को इतना उसने ग्लोरीफाई कर दिया है उसके वर्क को, तो वो हमें ऐसे लगता है कि जैसे वही उसका क्या है, प्रोटैगोनिस्ट है। लेकिन उसका प्रोटैगोनिस्ट वो नहीं है। जैसे हम आगे पढ़ते जाते हैं तो उसकी रियल आइडेंटिटी जो है सैटर्न की बाहर आ जाती है। मिल्टन ने असल में लिखा था कि गॉड कितना जस्टिफाई है ह्यूमन की तरफ, यानी ही विल जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन, वो ये जस्टिफाई करेगा इन बुक्स के ज़रिए। ये जो पैराडाइज उसने लॉस्ट एपिक लिखी है उसके ज़रिए वो क्या करेगा, जस्टिफाई द वे ऑफ द गॉड टू मैन। तो असल में वो आखिर में वो जैसे जैसे हम करैक्टर को पढ़ते जाते हैं, करैक्टर हमें एक्सपोज होता है, वो अपनी ईवल डिज़ायर जो है इंटेंशन शो करता है। यानी हीरो जो होता है वो ईवल नहीं हो सकता, हीरो जो है ईवल नहीं होता, उसकी एक नोबल कॉज, एक इंटेंशन होती है नोबल। लेकिन वो अपनी इंटेंशन ये बताता है कि हम सैटर्न हैं और हमारी ये ड्यूटी नहीं है, टू डू गुड इज नॉट आवर सोल एम। अपना सोल एम ये नहीं है कि हम ईवल करें, टू डू हमारा सोल एम ये नहीं है कि हम गुड करें, आवर सोल डिजाइन, आवर सोल एम टू डू ईवल। हम सैटर्न हैं और हमारा काम है ईवल करना, गुड करना हमारा काम नहीं है। अगर वो गुड को, अच्छाई को बुराई में बदले, मतलब बुराई को अच्छाई में बदले, तो हमारा फिर भी ये काम है हम अच्छाई से बुराई निकालें। कहता है ना, आवर सोल एम टू सीक आउट ईवल आउट ऑफ गुडनेस। तो इसका मतलब है कि ये करैक्टरिस्टिक जो अच्छाई से बुराई निकालते हैं वो सैटर्न की करैक्टरिस्टिक होती है। देखिएगा बुक 9 में वो क्या कहता है कि एडम और ईव जो हैं वो दोनों मतलब पैराडाइज के अंदर हैं, और वो उसे कहता है कि मुझे पता चला है कि सैटर्न जो है वो यहाँ पे हमें परस्यू कर रहा है, और मैं ये कहता हूँ कि तुम मेरे साथ साथ रहना। मतलब जैसे ही सैटर्न आए तो वो सबसे पहले उसका सामना मुझसे हो, चूंकि मैं मेल हूँ, मैं मर्द हूँ, मैं मजबूत हूँ, आई विल फाइट, मैं उसके साथ फाइट करूँगा ताकि वो तुम तक पहुँचने से पहले वो मुझसे कॉन्फ्रंट हो। समझ आ गई? अब ये यहाँ पे एडम जो है ईव को कह रहा है, देखिएगा एडम जो है वो हीरो है। कौन है हीरो? इसका प्रोटैगोनिस्ट जो मेन है वो एडम बनता है। चूंकि उसका कोई एक्टिव रोल नहीं है, इसके बावजूद वो, क्योंकि उसकी वजह से सारे करैक्टर हो रहे होते हैं, वो एक्शन सारे उसकी वजह से उसका डाउनफॉल हुआ। ठीक है, उसने वो ना वो इस तरह का मतलब वो फॉरबिडन ट्री खाता, और उसके बाद ना वो फॉरबिडन ट्री खाता, और उसके बाद ओवरऑल उसकी वजह से डाउनफॉल ना आता। वो सारे करैक्टर्स जो हैं वो मतलब
ओवरऑल हमें लगता है कि एडम जो है वो ही उसका प्रोटैगोनिस्ट है, लेकिन उसकी स्पीचेस से वो लगता है कि जैसे सैटर्न जो है वो लेकिन वो पहली बुक में लगता है, आगे वो जाके इवल खुद ब खुद शो हो जाता है। इफ सच अफ्रंट आई लेबर टू अवर्ट, इफ सच अफ्रंट, अगर कहता है कि वो हमारे सामने आए, एडम कहता है इफ सच अफ्रंट आई लेबर टू अवर्ट फ्रॉम दी अलोन्स विच ऑन अस, which thee alone, which on us both at once, the enemies though bold will hardly dares, वो क्या कहता है, hardly dare are daring first on meath assault shall light। अब ये कहता है if such a front, अगर कोई ऐसी सिचुएशन पेश आती है, I labor to avert, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें शैतान जो है वो हमें ओवरकम करने की कोशिश करे, वर्गलाने की कोशिश करे, सड्यूस करने की कोशिश करे, हमें राइट ट्रैक से बहकाने की कोशिश, आई लेबर टू अवर्ट, मैं कोशिश करूंगा कि उसकी हर कोशिश को नाकाम, अवर्ट का मतलब होता है नाकाम बनाऊं। एडम किसको कह रहा है, ईव को कह रहा है कि अगर यहाँ पे वो आता है तो हमारी कोशिश क्या, मेरी कोशिश क्या होगी, आई लेबर, मैं कोशिश करूंगा टू अवर्ट, उसकी सारे वार जो हैं वो अवर्ट करूं, उसको मैं कॉन्फ्रंट करूं। फ्रॉम दी अलोन्स विच ऑन अस बोथ एट वंस, अगर कहता है कि तुम अकेली होगी, दी अलोन, अगर तुम अकेली होगी तो फिर तो वो तुम्हें बहका लेगा। विच ऑन अस बोथ एट वंस, फ्रॉम दी अलोन्स द एनिमीज दो बोर्ड, अगरचे एनिमी जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो शैतान है और वो बड़ा मजबूत है, वो कभी आर्च एंजल हुआ करता था, बड़ा मजबूत है। विल हार्डली डेयर्स, वो कहता बड़ी मुश्किल से ये जुर्रत करेगा। आर डेरिंग्स फर्स्ट ऑन मीथ द असर्ट शैल लाइट, यानी अगर वो कोई कोशिश करेगा भी, हमला करेगा भी, तो सबसे पहले उसका सामना मुझसे होगा। एंड हियर एडम इज सेइंग दैट यू शुड follow me, you should behind me, I am over here। if he try to assert, if he try to attack, he first of all attack on me, because I will confront him and ultimately defend you, so you should follow me। if he tries to do something, I will ultimately defend you, मैं तुम्हें डिफेंड करूंगा। तो एडम ईव को कह रहा है कि तुम मेरे साथ साथ रहना। if he tries to confront, if he tries to seduce or any attack he wants to do, I will ultimately confront this। तो ये है, ये आया हुआ है पैराडाइज लॉ से, बुक 9 से। उसके बाद क्या कहता है कि हेयर, अब ये देखें, ये बुक 1 से आया हुआ है, ये वाला कहता है हेयर फॉर दी, here for his enemies will not drive us hence, here for his enemies will not drive us hence, here we may reign secure, reign का मतलब होता है हुकूमत करना, secure बड़ी अच्छे अंदाज से, मैं हफाजत के साथ। and in my choice, और मेरी चॉइस में, to reign is worth ambition though in hell, better to reign in hell than serve in the heavens। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे आप ये भी जब एक्सप्लेनेशन करेंगे तो आप ये बताएंगे कि ये असल में मिल्टन जो है, यहाँ पे आप मिसाल देंगे एक्सप्लेनेशन में कि मिल्टन जो है वो किसको बोल रहा है, उस वक्त के बादशाह को बोल रहा है जो कि एक चार्ल्स टू था। तो चार्ल्स टू वापस आ गया था, उसने मोनार्की रिस्टोर कर ली थी, उसने क्या किया था, रिप्लेस कर लिया था किसको, प्योरिटन्स को। प्योरिटन, मिल्टन एक प्योरिटन था, ठीक है, वो प्योरिटन के लिए लिखता था। तो जैसे ही ये आया है चार्ल्स टू, जो कि बेटा था चार्ल्स 1 का, उसने आके रिप्लेस किया प्योरिटन्स को। तो असल में उसने बहुत सारी सज़ाएं भी दी थी, मतलब उनको पकड़ पकड़ के जेल में डाला गया प्योरिटन्स को। तो यहाँ पे ऐसे जैसे मिल्टन जो है वो हाकिम वक़्त को बोल रहा है कि टू रीन इज़ अ वर्थ एम्बिशन दो इन हेल, क्या हुआ कि हम जेल में पड़े हुए हैं लेकिन यहाँ पे हम हुकूमत तो कर रहे हैं। तो जैसे प्योरिटन को पकड़ पकड़ के वो डाल रहा था, तो ऐसे लगता है कि उसकी अपनी लाइफ ही उसने यहाँ पे लिख दी है, ये अपने आप को ही पोर्ट्रे कर दिया है। एनी हो, ये एक्सप्लेनेशन में हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप बताएंगे कि सैटर्न जो है अपनी सेकंड स्पीच के अंदर बताता है, ये थर्ड स्पीच है उसकी,
थर्ड स्पीच के अंदर वो बताता है बुक 1 के अंदर। तो उसके अंदर वो क्या करता है, वो कहता है कि हेयर फॉर हिज एनिमी विल नॉट ड्राइव अस हैंस। अब यहाँ पे जहाँ जहन्नम में हम पड़े हुए हैं, यानी उनको मार के उस गॉड ने, गॉड के एंजल्स ने, सब ने मार मार के जहन्नम में फेंक दिया था। अब कहता है ये जहन्नम तो हमारा है ना, मतलब पहले वो कभी पैराडाइज में रहा करते थे, अब गॉड ने जब उनको थंडरबोल्ट और इस तरह की जो सज़ाएं दी और उससे मारा और वो सारे किस में फेंक दिए, इनको जहन्नम में, हेल में फेंक दिया। अब हेल में चूंकि वो परेशान है तो वहाँ पे वो उनके मोरल को हाई कर रहा है, उनको उभार रहा है, उनको कहता है कि भाई यहाँ पे तो हम सिक्योर है ना, ये तो हमारा है, हम यहाँ पे ये कोई हुक्मरानी तो नहीं करेगा। कहता है फॉर हिज एनिमीज विल नॉट ड्राइव अस हेंस। अब यहाँ से तो फरिश्ते हम कहीं बाहर नहीं फेंकेंगे। हियर वी में रीन सिक्योर, यहाँ पे हम बिल्कुल हफाजत के साथ हुक्मरानी करेंगे। एंड इन माई चॉइस, और मेरी चॉइस तो ये है, कहता है टू रीन इज वर्थ एम्बिशन, के हुकूमत करना बड़ा, कहता है कि अच्छा है। कैसे? दो इन हेल, अगरचे वो हेल में क्यों ना मिल जाए। बेटर टू रीन इन हेल देन सर्व इन द हेमन्स, कहता है ये बहुत अच्छा है कि हम दोज़ख में हुक्मरानी करें बजाय जन्नत में गुलामी करने के। तो यहाँ पे बहुत सारे मीनिंग्स जो हैं वो निकलते हैं, हम पॉलिटिकल लाइफ से रिलेटेड भी ले सकते हैं। बहरहाल इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। सैटर्न ही इज़ इनकरेजिंग द रेस्ट ऑफ द रेबल एंजल्स दो विल बिन सेंट टू द हेल। Over here we are just free to reign and no one can reign over us, and to reign is a worth ambition. Though in hell we are governing over here and we are free to do whatever we want. Over there in the paradise we had to follow the God and his commands, and over here we don't need to follow any commands. We are free what to do, and to reign is a worth ambition, and this is a good, and I, in my choice, to reign is a worth ambition. Though in a hell here we not compelled to do certain duties or work or task. Nobody can give us task because we are already in the hell. हम पहले ही हेल में रह रहे हैं, हम इसके मालक हैं। और यहाँ पे आप मजीद इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो बड़े अपने जज्बे को बताता है। ये भी उसकी स्पीच है, कहता है ओ पिट ऑफ द हेल रिसीव दाई न्यू पोजेसर वन हु हैज ब्रॉट माइंड नेवर टू बी चेंज बाय प्लेस और टाइम्स। कहता है ए जहन्नम के गड़े, रिसीव दाई न्यू पोजेसर, अपने नए मालक को रिसीव तो करो। वन हु हैज़ ब्रॉट माइंड, जो इस तरह का माइंड लाया है, जो इस तरह का फैसला करके आया है। नेवर टू बी चेंज बाय प्लेस और टाइम, जिसका माइंड जो है ना वक्त से बदलता है ना प्लेस से बदलता है, कांस्टेंट रहता है, रेजुलेट रहता है, पक्का रहता है। So here is Milton is also expressing his own thoughts because Charles too has come back and he has restored monarchy in England, and he has come up with plans. What he is doing, he is catching all the Puritans and putting them behind the bar, and he is saying that we are free to reign over here. Nobody can further throw from the hell, because nobody can throw us out. Over here we reign ourselves. Nobody can rule, nobody can govern. It's our own place. It's been given us by toils and labors. ये हमें लेबर हार्डशिप और हारने के बाद मिली है जगह। हमेशा रहेंगे, हुकूमत करेंगे, कोई हमें यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करेगा। लो जी, ये उसकी लास्ट है, इसको जितना मर्जी एक्सप्लेन कर लें। राइट अ डिटेल नोट ऑन द चॉसर आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जितने पेपर उठाता हूँ बिलीव मी ये ज़रूर आता है, और उसने भी उठा के आपको ज़रूर दे देना है। आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन,